मोहम्मद माजिद पापा क्लास शुरू कर रहे हैं। ओके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आप सबके मन में काफी दिन से बन रही होगी, और काफी दिन भी एक तरह से मान के चलिए 4-5 दिन से कुछ ज्यादा बन रही होगी। कारण क्या है? हाल ही में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 77वीं जो मीटिंग थी उसमें भारत का पक्ष रखा था। और जब भारत का पक्ष रखा था तब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इंडिया दुनिया के गरीब देशों से निकल करके दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में पहुंच गया है। आज हमने किया क्या है, जो इनका जो बयान था कि फ्रॉम वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशन टू 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, जो एस जयशंकर साहब ने इंडिया की तारीफ में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात कही, हम इस बात को आपको बता रहे हैं उन तथ्यों के आधार पर कि क्या थे हम और कहां से कहां पहुंच गए। हम इंडिया की तरक्की को आपको शुरुआत से यानी देश की आज़ादी से लेकर आज के बीच में करने का प्रयास करेंगे। संभव नहीं है कि इतने बड़े देश की विशेषताओं को एक छोटे से सेशन के अंदर कवर किया जा सके, लेकिन हम फिर भी कुछ बुनियादी जो विकास के लक्षण हैं उन पर चर्चा करते हुए, क्योंकि अब तो दुनिया स्वीकार कर रही है, दुनिया मान रही है कि आने वाले 5 सालों के भीतर इंडिया जो है वो दुनिया के अंदर टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा। तो ये निश्चित ही वो सोने की चिड़िया की आज चर्चा होने जा रही है, जिसके बारे में पहले लोग चर्चा करते थे, आने वाले समय में भी लोग चर्चा करेंगे, और बीच के समय में लोगों ने अपने द्वारा मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचने का प्रयास किया है। तो साथियों, यहां पर आज का सेशन पूरी तरह डेडिकेटेड है इस एस जयशंकर साहब के द्वारा दिए गए भाषण की पुष्टि में कि इन्होंने जो कहा उसके क्या मायने हैं। ठीक है, तो आपको मैंने न्यूज़ इसलिए दिखा दी ताकि आपको ये पता रहे कि हम क्या क्यों कैसे करने वाले हैं। ठीक है, ये 24 सितंबर का इनका भाषण है। आज 27 सितंबर के अराउंड आप इस न्यूज़ को सुन रहे हैं, 26 सितंबर के अराउंड आप इस न्यूज़ को सुन रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुनते चलें। ये रहे अपने एस जयशंकर साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जहां दुनिया भर के सारे नेता पहुंचे थे, लगभग सारे नेता पहुंचे थे। वहां इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं गए, उनके स्थान पर देश के जो अपने विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, ये पहुंचे थे। इन्होंने अपने द्वारा जो बातें कही वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मैं आपको जरूर उनकी वो बातें इसलिए सुना दूंगा शुरुआत में, क्योंकि उनके द्वारा कहे गए एक एक बात का हम यहां पर पूरी तरह विश्लेषण करेंगे। इसलिए आप सभी एक बार के लिए वो चीज जरूर सुने जो इन्होंने इस दौरान चर्चा में ली थी। मैं आपको एक बार सुनाना चाहूंगा। This year, India turns 75, and we have a story to tell. In the 18th century, India accounted for about a quarter of the global GDP. By the middle of the 20th, colonialism ensured that we were one of the poorest nations of the world. That was our state when we became a founding member of the United Nations. But in the 75th year of its independence, India stands before you proudly as the 5th biggest economy of the world, and still rising, as the strongest, most enthusiastic, and definitely the most argumentative democracy. Our development rests on an expansive digital public infrastructure designed to promote that no one is left behind. In recent days, digital technology has successfully advanced our food safety net to 800 million Indians. More than $300 billion of benefits have been distributed digitally. 400 million people get food regularly, and we have administered over 2 billion vaccinations. And the secret of that is indeed digital. India today envisions itself as a developed country by 2047, 100 years of our independence. We dream of digitizing our most remote villages and landing on the moon, perhaps even digitizing it. Friends, our foundational belief is that India's own development is inseparable.
आपने जो बातें आपने सुनी अभी एस जयशंकर साहब की, इन सब बातों के बारे में मैं आपके सामने पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कशन करूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में जहां नंबर 1 पर अमेरिका है, उसके बाद चाइना, जापान, जर्मनी और फिर इंडिया का नाम आता है। आने वाले समय में इंडिया टॉप 3 पर होगा। ये पूरी तरह से प्रेडिक्शंस लगाए जा चुके हैं। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको महत्व तो समझ में आ गया होगा कि हम ये सब बात क्यों करने जा रहे हैं। फिर भी आपका मन करे इसे और ज्यादा डिटेल में जानने का, तो आपके लिए एक बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूं, और वो बुक है कुकू एफएम नामक एक एप्लीकेशन में, जिसमें चर्चा की गई है कि किस प्रकार से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ। जैसे आज आप इंडिया को सुन रहे हैं कि किस प्रकार से हम शून्य से शिखर के सफर पर निकले हैं, ठीक इस प्रकार से दुनिया के अंदर किस प्रकार आर्थिक व्यवस्थाओं का ऑर्डर चेंज हुआ, इसे जानने के लिए चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर नाम से एक बुक है, जो कि ऑडियो बुक है, यानी कि आप उसे कान में ईयरफोन लगाकर या मोबाइल पर सीधा ऑन करके सुन सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है कुकू एफएम, जिसके ऊपर लगभग 10,000 से ज्यादा किताबें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। 7 से अधिक रीजनल लैंग्वेजेस में ये किताबें उपलब्ध हैं। 10 मिलियन से ज्यादा इसका प्ले स्टोर के ऊपर मतलब डाउनलोड है। 4.5 स्टार रेटिंग है, प्लस से इसके ऊपर रेटिंग है। यहां पर ना केवल इस तरह की इकोनॉमी की किताबें, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स, चाहे फिर वो मोटिवेशन से रिलेटेड हो या फिर स्टोरी टेलिंग से हो, चाहे फिल्मी ज्ञान हो, किसी भी प्रकार के बहुत सारे जैनर यहां पर कवर किए गए हैं। आप इनको अपने पास समय के हिसाब से जैसा चाहें सुन सकते हैं। बुक्स की समरी समेत आपके पास में ये अवेलेबल है। साथियों, हालांकि यह सब्सक्रिप्शन होने के लिए तो 399 रुपीज पर एनम में उपलब्ध है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 लगाते हैं तो आपको यह शुरुआती 250 लोगों के लिए मात्र 199 रुपए में 199 रुपीज में साल भर के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की बुक्स के बारे में और डिटेल में स्टडी करना या सुनना, तो अभी जाएं और अपने लिए इस बुक का सब्सक्रिप्शन बुक कर लें। मैंने आपके सामने कमेंट बॉक्स में इस जानकारी को बुक कर दिया है। यूज अंकित 50 टू अवेल 50% डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, दैट इज 399, जो आपको पड़ेगा 199 रुपीज में। चलिए शुरू करते हैं आगे की जानकारी। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि इंडिया आज 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है, तो चर्चा करते हैं। हमने इस 5वीं इकोनॉमी का पुराने दिनों में, यानी कि आखिरी के जो 10 साल रहे हैं, इनमें किस प्रकार से परिवर्तन होते देखा है। आपके सामने पीयूष गोयल जी के द्वारा वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक ट्वीट है जो शेयर किया गया है, एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि साल दर साल जहां इंडिया 2014 में 10वीं बड़ी इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर हुआ करता था, 2010 में इंडिया 9वीं बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, धीरे धीरे 2015 में जब हम पहुंचे तो इंडिया सीधे 7वें स्थान पर छलांग लगा करके इकोनॉमी के ऑर्डर में पहुंचा। 2016 में हम 7वें स्थान पर रहे, 2017 में भी हम 7वें स्थान पर रहे, लेकिन 2018 ऑनवर्ड्स हमने अपना 5वां स्थान पा लिया। बीच में कोरोना के दौरान यह ऑर्डर हल्का चेंज हुआ, लेकिन फिर से हाल ही के समय पर हमने अपना वर्ल्ड ऑर्डर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के मामले में हम लोग अपने इस स्थान पर पहुंच गए हैं। साथियों, यहां पर एक ऑर्डर है जो कि इस आईएमएफ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक में, जो कि दुनिया के देशों को लोन देती हैं, उनमें 2 बैंकों का नाम काउंट किया जाता है। एक का नाम वर्ल्ड बैंक है और एक का नाम आईएमएफ है। आईएमएफ के द्वारा हाल ही में एक डेटा शेयर किया गया, जिसमें इंडिया की ग्रोथ को, ये तो होता है कि भाई चलिए हम लोग अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, हर व्यक्ति अपने बारे में तरक्की सोचता है, लेकिन इंडिया के बारे में दुनिया क्या सोचती है, यह जानने के लिए आप एक अंतरराष्ट्रीय बैंक का स्टेटमेंट देखें। आईएमएफ का कहना है कि इंडिया जहां 2022-23 के अराउंड $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अराउंड खड़ा है। आप इसी फिगर को अगर जूम करके देखें, मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूं, आप इसे शायद देख पाएं। आप यहां पर ईयर्स को नोटिस करें, 2027 आपको दिखाई दे रहा है, और मैं आपको ऊपर की तरफ के ये नंबर दिखा देता हूं। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अराउंड 2027 से 2030 के बीच में इंडिया अपने आप को $5.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक लेकर पहुंच जाएगा। यानी कि इस बात में बिल्कुल दो राय नहीं है कि जब इंडिया आज जिस प्रकार के अवसंरचनात्मक विकास कर रहा है, जिस राह पर अभी निकला हुआ है, अगर इन पर चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे पास में जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो बढ़ते हुए हम दुनिया के अंदर टॉप
टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे। यही तो कारण है कि हाल ही के अंदर एक आर्टिकल छपा जिसमें यह कहा दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने कि इंडिया 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा। आप इसे सितंबर 3 के दिन छपे हुए आर्टिकल के साथ कंफर्म करके देख सकते हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का यह कहना है, जिसमें कि फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी शामिल हैं, अरविंद विरमानी। उन्होंने कहा 2028 से 30 के बीच में ही इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर शामिल हो जाएगा। ये बातें सुनने में बहुत ज्यादा गूज़बम्प्स देती हैं। क्या आपको पता है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे, जहां दुनिया में हमने अपने आप को एक बहुत बड़ा टारगेट दे रखा है कि वर्ष 2047 तक भारत जब अपने आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा उस समय अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कहलवाएगा। यह हाल ही में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के द्वारा भी बोला गया था। हमारे द्वारा जो 5 बड़े संकल्प लिए गए उनमें से एक बड़ा संकल्प यह भी था कि हमारे अंदर जो भी कॉलोनियल मानसिकता है, यानी कि उपनिवेशवाद की जो हमारे अंदर जड़ें जमी रह गई हैं, चाहे फिर वो भाषा से हो, चाहे हमारे व्यवहार से हो, या फिर हमारी सांस्कृतिक विरासतों में हुई किसी भी मिलावट से हो, उसे आने वाले 25 सालों में हम दूर करके वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखेंगे। आपके सामने एक मैं तस्वीर साझा कर रहा हूं, जिसे अगर आप देखें तो आप इस बार के इंडिपेंडेंस डे पर इंडिया की इस जर्नी को फील करें कि किस प्रकार से इंडिया ने जब आजाद हुआ था तब हमारे 100 में से मात्र 18.3% ही लोग शिक्षित हुआ करते थे। आज देश के अंदर 100 में से 77.7% लोग लिटरेट हैं और लगातार यह आंकड़ा बदलता जा रहा है। आपके सामने कुछ आंकड़े हैं जिन्हें आप जरूर देखें। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि देयर वर ओनली 0.41 गर्ल फॉर एवरी बॉय इन क्लासेस 1 to 8, यानी कि जब हमारे देश में एक लड़का स्कूल में जाता था तो उसके मुकाबले 0.41 लड़की स्कूल जाया करती थी। आज अगर हम देश के अंदर बात करते हैं तो बॉयज की तुलना में लड़कियों की संख्या स्कूल में ज्यादा है। देश के अंदर 1.02% लड़कियां बॉयज की तुलना में, यानी 100 के मुकाबले 102 लड़कियां स्कूल जा रही हैं, जहां 100 के मुकाबले देश की आजादी के समय 41 लड़कियां स्कूल जाती थी। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिला और पुरुष बराबर संख्या में हैं, ऐसी स्थिति में उनका योगदान भी बराबर हो और शिक्षा जैसे बुनियादी स्वरूप से उसकी शुरुआत होती है। हम अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो कहां हम 18.3% पर थे, आज हम 2017-18 के आंकड़े, मैं आपके सामने आखिरी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े शेयर कर रहा हूं, हालांकि यह आंकड़े और बदलेंगे, हम 77.7% के आंकड़े के साथ में खड़े हुए हैं। 1950-51 के दौरान जहां हमारे देश में 578 कॉलेज हुआ करते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 42,343 हो चुकी है। आप कहेंगे सर इस अनुपात में जनसंख्या भी तो बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है। जनसंख्या को उस समय कंपनसेट करने के लिए जो संसाधन हैं उनकी चर्चा हो रही है, प्रतिशत चेंज नहीं होते। उस समय भी जितने लोग थे उनके प्रतिशत में 18%, आज जितने लोग हैं उनकी संख्या में 77%, बड़ा फिगर है जो आपको समझ में आना चाहिए। देश की आजादी के समय जहां हमारे पास में मेडिकल कॉलेज 28 थे मात्र देश की चिकित्सा सुविधाओं के लिए, आज उनकी संख्या बढ़कर के 612 हो चुकी है। अगर हम बात करें जब देश आजाद हुआ था तब हमारे पास केवल एक IIT थी, आज हमारे देश में 23 IITs हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये जो दिए गए संसाधन हैं ये पर्याप्त हैं, लेकिन ये वो संसाधन है जिससे आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़े हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनके ऊपर किसी भी देश का निर्माण होता है। मैंने आपके सामने जो फिगर साझा किए हैं ये फिलहाल के लिए शिक्षा के साथ में साझा किए हुए फिगर हैं, जिन्हें आप यहां पर अलग तरह से चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, देखिए इकोनॉमी के अंदर 3 प्रकार के सेक्टर्स को सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है। उन 3 सेक्टर्स में सर्विस सेक्टर इटसेल्फ इज ए बिग सेक्टर, अगेन देन सेकंड सेक्टर इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, थर्ड सेक्टर इज एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो इनको आधार मानकर आज हमारी बच्ची जो है ना वो क्लास में आ गई है, अब उसका वो पूरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। आपका ध्यान खराब हो रहा है, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन की अगर हम GDP के अंदर बात करें तो ऐसी स्थिति के अंदर सर्विस सेक्टर के अंदर ये 36%। अब आपका इसका थोड़ा सा फिगर का मीनिंग समझिए। मैं आपके सामने 1950 वर्सेस 2021 का एक डेटा शेयर करता हूं, आप एक बार के लिए इसे जरूर देखें। आप यहां पर देखें कि जब देश आजाद हो रहा था, जब भारत अपने आप में एक एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी हुआ करता था, उस समय देश की कुल GDP में 48.6% जो स्थान था वो एग्रीकल्चर का था। आज यह स्थान बढ़कर के एग्रीकल्चर के अंदर 20.2% रह गया है। आप पूछेंगे बढ़कर के रह गया है, यह कैसा डेटा हुआ? एग्रीकल्चर बढ़ा है या घटा है? यही तो आपको जानना है।
हमारे पास पैदावार बढ़ी है, हमारे पास कृषकों की इनकम बढ़ी है, लेकिन देश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का योगदान घटा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे देश में और बड़े बड़े सेक्टर्स ने अपना स्थान पकड़ लिया है। कौन से सेक्टर्स ने बड़ा परिवर्तन किया है जो रोजगार उन्मुख हैं? तो आप उन्हें देख सकते हैं। हमारे देश के अंदर अगर आंकड़ों की चर्चा के साथ में चर्चा की जाए तो आप यहां देखें कि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग 14.4% का स्थान ग्रहण कर ली है, जहां पहले मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो वो 11.4% हुआ करता था। कंस्ट्रक्शन 7.2 पहुंच गया है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट 16.4 पहुंच गया है, फाइनेंस 22.0% पहुंच गया है। इस प्रकार से देश के अंदर बहुत सारे सेक्टर जनरेट होकर के आए, जहां देश की जीडीपी में आधा स्थान एग्रीकल्चर का हुआ करता था, अब वो बदल चुका है। देश की जीडीपी में निरंतर हुए सुधारों को मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना के साथ याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि चर्चा एग्रीकल्चर की हुई है। आप में से कुछ लोग ये समझने ना लग जाएं कि एग्रीकल्चर में क्या इंडिया गिर गया है। जी नहीं, हमारा पाई इतना बड़ा हो गया है कि एग्रीकल्चर से जो मिलने वाला योगदान है अब वो दिख छोटा रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी बड़ी है उसके लिए मैं आपको गर्व करने का एक मुद्दा बताता हूं। साथियों, ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि अमेरिका का एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी एक न्यूज है जिसको मैंने आपके सामने साझा किया है। हो सकता है आपको ईयर दिखाई ना पड़ रहा हो, लेकिन मैं आपको जूम करके इसे जरूर दिखाऊंगा। 1964 अगस्त 30 की यह न्यूज है। आप इससे जरा अंदाजा लगाइए कि ये वो देश हैं जो इंडिया जैसे देश के अंदर किसी भी प्रकार के आर्थिक हालात को अपने न्यूज़पेपर में भी बहुत छोटा सा स्थान दिया करते थे। इनके इस बड़े से न्यूज़पेपर के अंदर इंडिया की न्यूज़ को एक छोटा सा स्थान मिला, और उस छोटे से स्थान में लिखा क्या गया था आप यहां पर देख सकते हैं। हालांकि संभव है कि आपको यहां पर वो इतना अच्छे से दिखाई ना दे, इसलिए हमने इसे अलग से काट कर यहां लिख दिया है। इस अखबार ने लिखा कि इंडियन फूड शॉर्टेज आर पोजिंग ए मेजर पॉलिटिकल इशू। तो यहां पर आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं कि इंडिया का फूड शॉर्टेज आर पोजिंग ए मेजर पॉलिटिकल इशू, although there are differing report on gravity of shortage, there is no doubt they are a major problem for शास्त्री। आपको मालूम होना चाहिए, नेहरू जी के बाद देश के अंदर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने, जिनका जन्म दिवस इसी जो आने वाला मंथ है इसमें आने वाला है। साथियों, इंपॉर्टेंट बात क्या थी? न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खुद लिखा है कि देश जो है इंडिया, वो एक बहुत बड़ी भूख की दुविधा से गुजर रहा है। इस भूख से निपटना लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए बड़ा चैलेंज है। आपको मालूम होगा, लड़ो मतलब जो अपने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया था, ये उसी दौरान का नारा था जब देश की युद्ध पहले चीन के साथ और फिर पाकिस्तान के साथ चला था। साथियों, पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध चल रहा था, क्राइसिस इतनी थी कि हमारे सैनिकों को पहुंचाने के लिए हमारे पास भोजन नहीं था। देश ने एक समय का भोजन त्याग कर, खुद प्रधानमंत्री ने अपने एक समय उपवास रख करके अपने फूड में से फूड निकाल करके सैनिकों को भेजा था, ताकि वो बुनियादी सुविधाओं में तो बाकी कुछ नहीं, लेकिन अनाज की प्राप्ति करके युद्ध तो लड़ सकें। उस स्थिति को दुनिया ने उस समय बड़े ही हास्यास्पद तरीके से लिया था। एक इंसिडेंट है जो कि हमेशा हमको याद रखना चाहिए, और वो ये है कि हमारे देश के नेताओं के द्वारा, मतलब जब नेहरू जी थे देश की आजादी के बाद में, वो अमेरिका की यात्रा पर गए और उनसे कहा कि देश में बड़ी भूख की हालत है साहब, बहुत ज्यादा हालत खराब है। आपके यहां पर एक कानून है जिसको आप पब्लिक लॉ के नाम से जानते हैं, पब्लिक लॉ 480 उसका नाम है, उसे शॉर्ट फॉर्म में PL 480 के नाम से जाना जाता है कि सब आप किसी की भी मदद करते हैं उस कानून के आधार पर। इंडिया के अंदर आर्थिक इस समय स्थिति खराब है, भूखमरी के हालात हैं, देश अभी आजाद होकर निकला है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे अपने पास से गेहूं देश इंडिया में भिजवा दें ताकि हम भूख के हालात से निपट लें। साथियों, उस अमेरिका ने हमें पहले तो बहुत सारी शर्तें ला दी कि हम आपको गेहूं नहीं भेजेंगे, और भेजेंगे तो इन कंडीशंस को आपको मानना होगा। कहते हैं कि नेहरू जी को उस दौरान जो घटनाओं का सामना करना पड़ा ना, वो उनके दिल के अंदर बहुत गहराई तक बैठ गया। उन्हें इस प्रकार से लगा कि ये हमारा ह्यूमिलिएशन हुआ है, दुनिया के देश हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। साथियों, अमेरिका ने उस समय जो इंडिया को गेहूं भेजा, कहते हैं कि अमेरिका जो अपने सुअरों को अनाज खिलाया करता था, वो अनाज इंडिया में भेजा। उसके साथ बहुत सारे ऐसे कीटनाशक मतलब वो भेजे गए जो देश के अंदर आज भी खरपतवार बनकर के उग रहे हैं। ये आज भी एक बड़ी चैलेंज बनी हुई है। तो PL 480 की घटना हमारे आत्मसम्मान के ऊपर किया गया चोट था। अब मैंने ये न्यूज आपको क्यों दिखाई? मैं आपको ये इसलिए दिखाया क्योंकि आज की न्यूज आप देखिए, आपको तरक्की जानने के लिए आपको पैमाने लेने होंगे। मैंने 1964 में जहां हमारी भूख के बारे में अमेरिका को मजाक बनाते हुए न्यूज दिखाया था, वही अमेरिका आज क्या कहता है, फिर से आप न्यूज के अंदर देखिए, यह आपको यहां पर दिखाई देगा। मई 17, 2022 की न्यूज है, जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि US होप इंडिया वुड रिकंसीडर इट्स डिसीजन टू रेस्ट्रिक्ट व्हीट एक्सपोर्ट।
इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि भारत गेहूं भेजने से, यानी कि अपने द्वारा जो गेहूं निर्यात कर रहा है उन्हें वो रोकेगा नहीं। ये अमेरिका इंडिया से अर्ज कर रहा है। अमेरिका इंडिया से कह रहा है कि दुनिया की माना कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपके पास है, लेकिन फिर भी आप जो दुनिया का भरण पोषण कर रहे हैं गेहूं एक्सपोर्ट करके, उसे जारी रखिए, क्योंकि यूक्रेन रशिया क्राइसिस, जो कि जिसमें महती भूमिका अमेरिका की भी है, बरगलाने में, ऐसी स्थिति में दुनिया को भूख से निपटाने में इंडिया जो है वो बहुत बड़ा योगदान देगा। आप सोच सकते हैं ये बदलता हुआ भारत है और इस भारत को यहां तक पहुंचाने में कृषि का बड़ा योगदान है। लेकिन हमने ग्रोथ इतनी करी कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो ओवरऑल 100 के पाई में थोड़ा कम स्थान लेता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप सोचिए कि 1943 में एक समय था जब देश के अंदर 40 लाख लोग अकाल भूख के कारण देश के अंदर मर गए थे। साथियों, कहते हैं वर्ष 1947 में आजादी के बाद वर्ष 1967 तक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्रों के अंदर ध्यान केंद्रित किया गया। हरित क्रांति के अंदर मोटे तौर पर गेहूं को ध्यान में रख करके बुवाई की गई। देश ने एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन देखा और उसकी वजह से आज हम कहां खड़े हैं ये आप सबको पता है। यानी इंडिया जो कि हमारे द्वारा, मतलब हम मांग रहे थे कि हमें फूड के मामले में अमेरिका हमारी असिस्टेंस दे, आज वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। हमने इसके लिए बहुत सारी नीतियां बनाई। ये कभी नहीं कहा जा सकता कि किसी एक सरकार की बदौलत हम यहां तक पहुंचे हैं। हम सबका संगठित प्रयास है, किसानों का, मजदूरों का, कार्मिकों का, सैनिकों का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर का, सबका संयुक्त योगदान है। और उस दौरान सबसे फ्लरिश करने वाली चीज रही लोकतंत्र, जिसे हम आज तक अपने साथ लिए चल रहे हैं। माना कि देश को तोड़ने वाली ताकतें जो हमें उठता हुआ देख करके बड़ा परेशान हो रही हैं, वो देश को बरगलाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास करती हैं। फिर चाहे वो हमें जाति के आधार पर लड़ाने का हो या फिर हमें धर्म के आधार पर, देश को चाहिए कि वो यूनाइट होकर के इस दिशा में आगे बढ़े और गौरवान्वित तरीके से अपना वही स्थान पुनः प्राप्त करे जो एक समय पर देश को सोने की चिड़िया के नाम से पुजवाता था। साथियों, इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने पॉवर्टी के रेट को डिस्कशन करने का एक पैमाना रखा गया है। आप जरा इसे नजर देखें। साथियों, एक समय था जब पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर पॉवर्टी 30% से ऊपर थी। आज अगर हम फिगर्स को देखते हैं तो हम 2 से 4% के बीच में पॉवर्टी रेट के अंदर आते हैं। ये इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है जो आपने देखा है। ग्लोबल फूड प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जहां पॉपुलेशन जब हमारे पास में वर्ष 2000 के अंदर 1000 मिलियन पहुंची थी, उस समय हमारा फूड गेन प्रोडक्शन 50 से बढ़कर के 201 मिलियन हो गया था। यह दर्शाता है कि इंडिया ने किस प्रकार से अपने द्वारा गेहूं के एक्सपोर्ट में आदि चीजों के अंदर बढ़ाया। आप रिसेंट डेज की अगर हम बात करें तो जनवरी 2021 के मुकाबले जनवरी 2022 में ही इंडिया ने दुनिया को जो फूड एक्सपोर्ट किया है वो 215% ज्यादा है। आप इससे अंदाजा लगाइए, जहां एक और इंडिया के बारे में लोग ये समझ रहे थे कि आने वाले समय में इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की नंबर 1 होगी, उस समय इंडिया अपना ही पेट भर ले बड़ा चैलेंज होगा। इंडिया ने मात्र एक साल में 215% ज्यादा फूड एक्सपोर्ट करके दुनिया को चौंका दिया है। हमने अपने द्वारा बांग्लादेश, यूएई, नेपाल, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान, मलेशिया जैसे देशों को अनाज भेजा है। यही कारण है कि अमेरिका कहता है कि कृपया करके अपना एक्सपोर्ट रोक मत दीजिएगा, अदरवाइज बहुत से देश भूखे मर जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि इंडिया के ऊपर अगर किसी भी प्रकार से डिपेंडेंसी अब दुनिया की बन रही है तो यह समझ में आता है कि एक जमाना हमारा कितना सुनहरा रहा होगा। आइए अब हम आपके किसानों के साथ एक और पॉइंट पर चर्चा करते हैं। साथियों, एक समय था 1954 में जब हमारे पास मात्र 17 मिलियन टन दूध की पैदावार हुआ करती थी। आज इंडिया वहीं 146.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है। 18.5% दुनिया का दूध उत्पादन इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके लिए भी आमूलचूल परिवर्तन के रूप में इंडिया के द्वारा जो फ्लड किया गया था, ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति के नाम से जिसे आप जानते हैं। आप देखिए साथियों, इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ना केवल अपने लिए बल्कि यूएई, बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और भूटान, सिंगापुर के लिए भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया दुनिया के अंदर दूध प्रोडक्शन के अंदर नंबर 1 है। जहां 1951 में 17 मिलियन था, आज 2021 में 209 मिलियन टन हमारे द्वारा दूध का प्रोडक्शन किया जाता है। यह सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े हैं। आप जरा यहां पर देख सकते हैं, इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन हाईएस्ट है वर्ल्ड के अंदर। इवन हम गेहूं से ज्यादा दूध का उत्पादन करते हैं। यह निश्चित ही किसान की बढ़ती हुई ताकत है और हमारे देश की बढ़ती हुई साख है।
जयशंकर साहब के द्वारा और जो पॉइंट मेंशन किए गए उनमें सबसे बड़ा पॉइंट था डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसका सही से उपयोग करते हुए इंडिया ने $300 बिलियन के बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 400 मिलियन लोगों को, जो कि प्रॉपर तरीके से फूड को प्राप्त कर रहे हैं। 2 बिलियन वैक्सीन हमने अपने द्वारा दी हैं। ये आपको मालूम होगा, जो मैंने भाषण की क्लिप आपको शुरुआत में सुनाई थी, उसके अंदर भारत के द्वारा उपलब्धियों में उन्होंने ये चीज मेंशन की थी। आइए मैं आपको तथ्यात्मक तरीके से उसे क्रॉस चेक करवा देता हूं। आपके सामने एक आंकड़ा साझा किया जा रहा है, जिसे आप देख सकते हैं कि इंडिया ने कोविड वैक्सीनेशन के अंदर 200.91 करोड़ वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड स्थापित कर लिया था 20 जुलाई को। आप इस चीज को इस प्रकार से देख सकते हैं, यानी इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन में जाकर भाषण दिया कि किस प्रकार से इंडिया डिजिटल इकोनॉमी के अंदर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण है कि 200 बिलियन हमारे द्वारा, 200 करोड़ जो हमारे द्वारा वैक्सीन लगाई गई हैं देश के अंदर, ये अपने आप में डिजिटल। आपको मालूम होगा जिस प्रकार से हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस का उपयोग करके रेगुलर अपडेट के साथ कि आज वैक्सीन यहां मिलने वाली है, इस जगह वैक्सीन के लिए बुक हो जाएगी, वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पा रहा था। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया ने दुनिया में ना केवल खुद की वैक्सीन का जुगाड़ किया, बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन भेजी भी है। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट रहे हैं जिसमें हमने दुनिया भर की मदद की है। इसके साथ साथ इंडिया खुद के लिए एक सपना देखता है। सपना यह है कि वर्ष 2047 में जब हम अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे, तो उस समय हम एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज होंगे। भारत 45-25 वर्षों के अंदर भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए संकल्पित है, यानी आने वाला समय हमारे लिए और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ये विकसित होने का सपना हमने कहां से देखा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष अभी 2022 की 15 अगस्त को जो लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया गया था, उसमें 5 बड़े संकल्प लिए गए थे। उनमें से एक बड़ा संकल्प था कि हम अपने आप को डेवलप्ड इंडिया के रूप में देखना चाहते हैं 2047 तक। वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो थी हम अपने अंदर किसी भी प्रकार की जो कॉलोनियल मानसिकता है उसको अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं। कॉलोनियल मानसिकता के अंदर चाहे हमारे द्वारा भाषा के अंदर इंग्लिश की प्राथमिकता हो, या हमारा पहनावा हो, या बहुत सारी ऐसी विधाएं हो जिनको हम आज भी उन्हीं को सही मानते हुए अप्रूव करते हैं, उन्हें हम धीरे धीरे निकालेंगे। ये बात जयशंकर साहब के द्वारा यूनाइटेड नेशंस के मंच पर कही गई है कि हम क्या सोचते हैं ये दुनिया को जान लेना चाहिए। यही कारण है कि हम 2047 तक अपने आप को डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब दुनिया के अंदर भारत इतना ऊंचाइयों से ऊपर बढ़ रहा है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को लेकर विचार क्यों नहीं बदला? इस बारे में एस जयशंकर साहब ने कहा कि इंडिया इज नॉट सिटिंग एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, नॉट गुड फॉर अस। दुनिया के अंदर जब इतनी बड़ी आबादी लेकर, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था लेकर जब हम ऊपर बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर इंडिया को आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के रूप में नहीं बैठाएंगे, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। देश के बारे में चर्चा करते हुए यहां कहा गया कि इंडिया ने जब ग्रोथ करना शुरू किया तो इंडिया ने 1945 में जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, उस समय हम संस्थापक सदस्य के रूप में थे। मैं आपको बता दूं साथियों, रामासामी मुदलियार जो थे वो व्यक्ति थे जो कि हमारी तरफ से गए थे यूनाइटेड नेशन की स्थापना के दौरान। तो ऐसी स्थिति में आज इतने बड़े देश को आप दुनिया के अंदर सर्वोच्च जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर भूमिका देने से कतराते हैं, परमानेंट सीट देने से कतराते हैं, ये ठीक नहीं है। और साथियों, इस विचार को भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने अपनी जो लैंग्वेज है उनके अंदर मल्टीलैंग्वेलिज्म को मेंशन किया है और हिंदी लैंग्वेज को पहली बार अडॉप्ट किया है, एक रेजोल्यूशन के अंदर उपयोग किया गया। एक जमाना था वर्ष 2010 के अंदर जब अमेरिका यह कहता हुआ पाया जाता था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किसी भी प्रकार का विस्तार करने के मन में हम नहीं हैं, या फिर यूं कहिए कि हम किसी भी प्रकार से इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल करने के लिए तैयार नहीं हैं। वही आज अमेरिका कहता हुआ पाया जाता है। आप देख सकते हैं 2021 तक का भी डेटा है जिसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं कि हम परमानेंट सीट को इंडिया को देने के मूड में नहीं हैं, हम अपनी वीटो पावर देने के मूड में नहीं हैं। लेकिन हाल ही में 2022 की न्यूज निकल कर आती है, मात्र 10-12 साल के अंदर हुआ अमेरिका परिवर्तन देख लीजिए कि बाइडेन ने कहा है कि जर्मनी, जापान और इंडिया को हम परमानेंट मेंबर के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के द्वारा लाने का समर्थन करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि दुनिया अगर हमको नहीं पहचानेगी तो वो उसका नुकसान है। यही एस जयशंकर साहब ने पब्लिकली कहा है कि आप हमें इग्नोर करके नहीं रख सकते। इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर हमने ये भी बात मेंशन करी, इंडिया वो है जो दुनिया के लिए बड़े बड़े इनिशिएटिव लेता है और उनके अंदर से हमारे द्वारा लिया गया वो अलायंस, यानी कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो दुनिया को 1 सन
वन ग्रिड वन वर्ल्ड के नाम से जानने के लिए तैयार करता है। फ्रांस के साथ भारत ने मिलकर जो इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें 100 से ज्यादा देश अभी तक शामिल हो चुके हैं, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से हमारे द्वारा कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है, आप इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। कहने का अर्थ यह है कि इंडिया जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसे आप नहीं रोक सकते, और रोकने के लिए अगर आप तैयारी करते भी हैं तो हमारी इकोनॉमी, हमारी विचार, हमारे द्वारा किया गया इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास आप हमें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये भारत के द्वारा डिक्लेरेशन के दौरान कही गई बातें हैं, बताया गया कि हम कहां खड़े हैं, क्या क्या विकास कार्य हम अपने द्वारा कर रहे हैं। कहने का कुल जमा अर्थ यह है कि इंडिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाहे CDRI हो या फिर वन सन वन वर्ल्ड यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, उन दोनों के अंदर अंतरराष्ट्रीय रूप से महती भूमिका निभा रहा है। बात करी जाए डिफेंस की तो साथियों 2017 तक के आंकड़े मैं आपके साथ साझा करता हूं। एक जमाना था जब इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर हुआ करता था, यानी कि $119 बिलियन के हम सालाना हथियार इंपोर्ट करते थे एज एन डिफेंस इंपोर्टर कंट्री। ये आपके सामने है किस प्रकार से हम टॉप इंपोर्टर रहे हैं, आर्म्स को खरीदने वाले रहे हैं। आंकड़े बदले साथियों, आंकड़े बदले, और उन आंकड़ों को अगर आज देखते हैं तो हमने 11,607 करोड़ के तो आर्म एक्सपोर्ट कर दिए हैं 21 मार्च 2022 तक। लगातार इन आंकड़ों में होती हुई वृद्धि को आप नोटिस कर सकते हैं। जब 2014 में 1941 करोड़ के हमने हथियार एक्सपोर्ट किए, आज हम 11,607 करोड़ के यानी कि लगभग 8 गुना ज्यादा कीमत के हम हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में ओवरऑल जहां हम वर्ल्ड में इंपोर्टर थे, हम अब एक्सपोर्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और यही कारण है कि हाल ही में बहुत सी न्यूज ऐसी आती हैं जो इंडिया के प्रति अपना इंटरेस्ट दर्शाती हैं। भारत के अंदर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO, उसके द्वारा जो डेवलप किया गया आकाश डिफेंस सिस्टम है, जो कि अपने आप में एक प्रकार का थार्ड कहिए या S-400 कहिए, जो स्वदेशी रूप से निर्मित है। दुनिया के 9 देश ऐसे हैं जो DRDO द्वारा निर्मित इस आकाश सिस्टम को परचेज करना चाहते हैं। वहीं दुनिया के 6 देश ऐसे हैं जिसमें कि US और अमेरिका भी शामिल हैं, जो इंडिया से तेजस परचेज करना चाहते हैं, जो स्वदेशी रूप से निर्मित हमारा फाइटर जेट है। साथियों, हाल ही में इंडियन नेवी की तरफ से जो हमारे नेवी के चीफ हैं, उन्होंने कहा, हरि कुमार साहब ने, कि 2047 तक भारत नेवी के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, हाल ही में हमारी नेवी को स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिला, और उसके बाद भारत ने INS विशाल की तैयारी विशाल लेवल पर करना शुरू कर दिया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार से हम डिफेंस के क्षेत्र में भी अपने आप को आत्मनिर्भर किए जा रहे हैं। इंडिया जो कि नेक्स्ट स्पेस हब होने की कैपेसिटी रखता है, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात हो या फिर डिफेंस सेक्टर की बात हो, इंडिया लगातार अपने आप को प्रूव करता हुआ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा SCO के अंदर दिया गया प्रधानमंत्री का वो भाषण जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया के अंदर 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को हाल ही में शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर ये लिख रहे हैं कि इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रेजिलिएंट ड्रीम मिलियंस, हमने 72,993 स्टार्टअप्स क्रिएट किए हैं, जिनकी वजह से 7.68 लाख जॉब क्रिएट हुए हैं इंडिया के अंदर। 100 से अधिक इंडिया के अंदर 105 यूनिकॉर्न स्टार्टअप इंडिया के अंदर एग्जिस्टेड है। स्टार्टअप वो जो कि ताजा तैयार किए गए हैं, जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर है। ये वो पैमाने हैं जो ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार से इंडिया लगातार अपने आप को ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा है। निश्चित ही ये वो तथ्य हैं जो कि आपको भी मजबूत करते हैं। जब आप कहीं किसी के साथ बैठे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे कि किस प्रकार से इंडिया को हम ऊंचाइयों पर देखें, तो आपको यह निश्चित ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें। अंकित इंस्पायर इंडिया पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी लोगों के प्यार से हमारे इस चैनल पर 6 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए हैं। इसके लिए आप सभी को, आपके परिवारजनों को, आपके अपने चैनल को इतनी ऊंचाइयां देने के लिए हृदय की गहराइयों से, तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, इसी प्रकार से अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सभी का आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब करवाने का कार्य करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर अपने साथियों से जितना ज़्यादा करेंगे, आपको उतना ही अंदर से एक खुशी का अनुभव होगा कि यह हमारा अपना किया हुआ काम है। साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा, इंडिया की ग्रोथ को जांचने के लिए जो मैंने अभी आपके सामने बुक सजेस्ट की थी, आप उसे भी देख सकते हैं। यूज माय रेफरल कोड अंकित 50 टू गेट 50% डिस्काउंट एंड दैट बुक, जो कि हमने आपके सामने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल है, जिसको वेरीफाइड चैनल की तरह से दर्जा दिया जा चुका है, ब्लू टिक इसे मिल चुका है। अंकित अवस्थी सर के नाम से और GK बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से है। आप इस पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।